ऑक्सफोर्ड यूनियन से पश्चिमी अकादमिक दुनिया तक स्वतंत्र विचार या हिंदुओं के खिलाफ तयशुदा विमर्श। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनियन विवाद को केंद्र में रखते हुए यह लेख पश्चिमी विश्वविद्यालयों में व्याप्त उस गहरे बौद्धिक पतन को उजागर करता है जहां संवाद की जगह हिंदू पहचान पर पूर्व निर्धारित कथाएं गढ़ी जा रही हैं। पिछले लगभग एक दशक से पश्चिमी दुनिया के प्रतिष्ठित अकादमिक मंचों पर एक साफ पैटर्न उभरता दिख रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों, कॉन्फ्रेंस हों या फिर शोध संबंधी पहल, सब धीरे धीरे भारत और हिंदू समाज को लेकर कुछ गिनेचने तयशुदा नैरेटिव्स पर आकर सिमटती जा रही है, जिसे अक्सर गंभीर अकादमिक शोध या स्वतंत्र बौद्धिक जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जरा गहराई से पड़ताल करने पर वह हिंदू सभ्यतागत पहचान को वैचारिक पूर्वाग्रहों के चश्मे से गढ़ने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति मालूम पड़ती है। ये तथाकथित अकादमिक हस्तक्षेप एक पूरे समाज और संस्कृति को गहरी क्षति पहुंचाता है। यह पूर्वाग्रहग्रसित अकादमिक विमर्श सार्वजनिक मत को आकार देता है, नीतिगत बहसों को प्रभावित करता है और पश्चिम में एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति संदेह और शत्रुता की भावना को सामान्य बना देता है। भारत की पाकिस्तान नीति पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुई बहस को लेकर हालिया विवाद को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह कोई मामूली प्रक्रियागत चूक या छात्रों की नासमझी नहीं थी, बल्कि नैरेटिव को नियंत्रित करने की एक सोची समझी कवायद थी। प्रस्ताव के निर्देशात्मक ढांचे से लेकर जरूरी पक्षकारों को बाहर रखने तक और आखिरी समय में किए गए बदलावों से लेकर गंभीर आरोपों के बावजूद संस्थागत चुप्पी तक, यह पूरा प्रकरण इस बात को उजागर करता है कि इस डिबेट का उद्देश्य संवाद स्थापित करना नहीं, बल्कि नतीजों को पहले से ही निर्धारित करना था। जब एक अकादमिक डिबेट के मंच पर इस प्रकार के अनैतिक हथकंडे एक सामान्य चलन बन जाते हैं, तो अकादमिक मंच ईमानदार विचार विमर्श के स्थान नहीं रह जाते। Oxford Union, the politics behind a student debate. A deeply troubling episode recently unfolded at the Oxford Union, an institution long associated with rigorous debate and intellectual credibility. What transpired, however, bore less resemblance to a serious academic exercise and more to a carefully staged political drama. The student-run debating society organized a motion titled, "This House believes that India's policy towards Pakistan is a populist strategy sold as security policy." The event was reportedly convened under the presidency of Musa Haraj, a Pakistan-origin student leader and the son of Muhammad Raza Hayat. में किस प्रकार से अकादमिक अभिव्यक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। अकादमिक विमर्श का वास्तविक उद्देश्य होता है जटिल मुद्दों के सभी पक्षों का निष्पक्ष आकलन करते हुए एक बौद्धिक संवाद स्थापित करना। लेकिन इसके उलट, आज एक पूरे समुदाय को अवैध ठहराने और शत्रुता को शोध की आड़ में सामान्य बनाने के लिए अकादमिक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनियन एक छात्र डिबेट के पीछे की राजनीति। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक बेहद चिंताजनक प्रकरण सामने आया। वही संस्थान जो लंबे समय से गंभीर बहस और बौद्धिक विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में जो कुछ भी वहां घटित हुआ वह किसी सार्थक अकादमिक अभ्यास से कम और एक सुनियोजित राजनीतिक। Haraj, Pakistan's Federal Minister for Defense. छात्रों द्वारा संचालित इस डिबेटिंग सोसाइटी ने बहस का विषय रखा। यह सदन मानता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति सुरक्षा नीति के रूप में पेश की गई। According to speakers from the Indian side, they were tricked by the Oxford Union management into skipping the debate. As shared widely by J. Sai Deepak, he received a personal call from the Union, informing him that the Pakistani delegation had not arrived. The Indian speakers were then given an option to participate in a debate against students, which they refused and chose not to go to Oxford. Soon after, the Pakistan High Commission in London publicly declared a victory on social media, asserting that the Indian delegation had withdrawn from the debate.
The Indian delegation subsequently shared detailed accounts of the episode through posts on X and in various media interviews, describing how they had been drawn into what they viewed as an embarrassing sham. According to them, the episode bore all the hallmarks of a contrived exercise designed to generate a publicity narrative favorable to Pakistan rather than facilitate a substantive exchange. The speakers noted, with a mix of disbelief and irony, that Pakistan's official claims of victory were entirely fictitious and bore little resemblance to what had actually transpired. What further deepened the controversy was the Oxford Union's complete silence throughout the episode. The institution did not issue a clarification, offer a public explanation, or present any credible evidence to challenge the Indian delegation's account. This absence of transparency has been widely interpreted as more than mere administrative negligence. Given that the union's president is directly related to a senior minister in the Pakistani government, the choice of the motion and the sequence of events that followed are difficult to dismiss as coincidental. Even by the most generous standards, the episode raises serious questions about conflict of interest and institutional neutrality. However, what comes across as most disturbing is the choice of the debate topic itself. The moment a country's security policy toward a state known for exporting terrorism was turned into a debate, the forum ceased to be academic and became an instrument of propaganda. While the Union does not publicly archive all its past debates, making systematic comparison difficult, it is hard to imagine a similar motion scrutinizing the national security policies of major Western powers in such a reductive and accusatory manner. This is especially true when those policies concern counterterrorism and national security. An opinion piece published in the Sunday Guardian aptly contextualizes the inherent bias of the motion by framing India's defensive measures, including surgical strikes and diplomatic isolation of state sponsors of terrorism, as mere populist strategies sold as security policy, the proposition. का आकलन सर्वाधिक उदार मानकों के आधार पर भी किया जाए, तो भी यह प्रकरण हितों के टकराव और संस्थागत निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली रही, वह थी इस डिबेट के विषय का चुनाव। जिस क्षण आतंकवाद के निर्यात के लिए कुख्यात देश के प्रति किसी राष्ट्र की सुरक्षा नीति को एक अकादमिक डिबेट का विषय बना दिया गया, उसी क्षण यह मंच अकादमिक न रह मात्र एक प्रोपेगंडा का औजार बनके रह गया। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनियन अपनी सभी पुरानी डिबेट्स को सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं करता, जिसकी वजह से व्यवस्थित रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी यह कल्पना करना मुश्किल है कि किसी बड़े पश्चिमी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को लेकर, खासकर आतंकवादरोधी प्रयासों के संदर्भ में, कभी कोई ऐसी ही डिबेट ऑर्गेनाइज की गई हो, जिसमें उस देश को presupposed guilt on India's part while absolving Pakistan of its well-documented role in cross-border terrorism. Such phrasing is not neutral as it clearly mirrors the standard narrative pushed by Islamabad and its sympathizers abroad, inverting victim and aggressor, says the writer. University debates are typically organized on topics where there is ample scope for speaking both for and against, topics that are somewhat ambivalent, nebulous, and where it's hard to take a side. This is precisely why abstract moral dilemmas or contested social questions lend themselves to debate. However, a country's security policy position specifically aimed at countering terrorism and protecting the lives of its citizens doesn't qualify as a debate topic, especially when a plethora of evidence exists regarding the casual export of cross-border terrorism by a neighboring country. Holding such a debate essentially amounts to narrative building and whitewashing of terrorism. Author and activist Rashmi Samant, a previously elected president of the Oxford University Student Union, who was coerced into resigning following a vicious smear campaign targeting her Hindu identity, also shares her perspective on the Oxford Union Indian security policy debate fiasco. In a panel discussion on CNN News 18, she argues that there is a discernible link between the Pakistan establishment and the Oxford Union. She also alleges that there have been similar controversies in the past, whenever the union has been headed by a Pakistani president. In essence, Samant argues that the Oxford Union is being rapidly reduced to being a mouthpiece of the Pakistani state, considering the kind of influence wielded by Pakistan-origin political leaders in UK politics.
honest inquiry, or narrative setting. It isn't the first time that a debate targeting India's state policy on contentious issues has been organized at Oxford University. Over the years, the Oxford Union has developed a pattern of conducting debates on India that are provocative in tone and prescriptive in framing, ranging from the Kashmir issue to assessments of the Modi government. In November 2024, the Oxford Union organized a debate titled, "This House Believes in the Independent State of Kashmir." The motion immediately triggered strong reactions from Indian students on campus, many of whom staged protests against the event. Their objections were not limited to political disagreement with the proposition. A group of students formally wrote to the university administration expressing serious concern over the participation of speakers such as Muzamil Ayub Thakur and Zafar Khan, whom they alleged had ties to organizations associated with violent extremism and terrorism. Earlier, the Kashmir Files director Vivek Agnihotri had declined an invitation to participate in the debate. Announcing his decision publicly on X, he described the theme as anti-India and offensive, and shared images of the invitation card he had received from the Oxford Union. In June 2023, the Oxford Union organized a debate titled, "This House Believes Modi's India is on the Right Path." The list of speakers included personalities from media and politics, including well-known Indian journalist Pocky Sharma, who spoke in favor of the motion. According to the Oxford Union, the majority of voters rejected the debate motion. As Pocky Sharma's debate speech went viral after a year, she shared her experiences at the Oxford Union debate in a podcast hosted by Beer Biceps. She mentioned that the atmosphere at the debate was borderline hostile, with the audience members harboring rigid preconceived notions against India. More troublingly, she recalled how some speakers opposing the motion, who were themselves Indian, resorted to sensational and unsubstantiated claims. These included assertions that they feared returning to India because they might be harassed or arrested, without any evidence to support their allegations. Sharma's account reflects the familiar atrocity literature framework through which discussions about India or Hindus are often presented on Western academic platforms. In such spaces, the measure of effective debating is less about facts, logic, or careful argumentation, and more about adopting exaggerated, ideologically charged, activist-style positions that openly indulge in anti-India rhetoric. Notably, BJP leader Varun Gandhi was also invited to participate in the 2023 debate, which he chose to decline, arguing that he didn't believe the chosen topic offered much scope for a genuine debate. Despite repeated objections from members of the Indian diaspora in the United Kingdom and from Indian students, the Oxford Union has continued to host debates that intrude into India's internal political and security matters. इंडस्ट्री खड़ी कर दी हो, जहां हिंदू बहुसंख्यकवाद, हिंदुत्व फासीवाद, हिंदुत्व आतंक, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जैसे जुमलों का धड़ल्ले से प्रयोग कर पक्षपाती सिद्धांत गढ़े जाते हैं। यह प्रवृत्ति नई नहीं है। फर्क बस इतना है कि औपनिवेशिक दौर का वही अत्याचार साहित्य, जिसका इस्तेमाल कभी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को नैतिक रूप से उचित ठहराने के लिए किया जाता था, अब समकालीन अकादमिक भाषा में नए सिरे से पैकेज किया जा चुका है। नतीजन एक दोगला नैतिक ढांचा खड़ा कर दिया गया है, जिसमें हिंदू धर्म को हिंदुइज्म के अपेक्षाकृत सौम्य और अराजनीतिक लेबल में समेट दिया गया है, और उसके विपक्ष में हिंदुत्व यानी हिंदू होने के सार को हिंदू धर्म के राजनीतिक विकृतीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मनगढ़ंत नैतिक ढांचे के अंतर्गत, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हिंदुत्व को एक मनगढ़ंत शत्रु में परिवर्तित कर दिया गया है, जो स्वभावतः हिंसक, बहिष्कारी और सत्तावादी है। यह कृत्रिम विभाजन बुद्धिजीवियों और विद्वानों को तटस्थ होने का दावा करने की सुविधा देता है, जबकि असल में हिंदू पहचान की राजनीतिक और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को योजनाबद्ध ढंग से अवैध ठहराया जाता है। पिछले एक दशक में पश्चिमी अकादमिक जगत का एक वर्ग हिंदुत्व के उभार पर विलाप करने वाले कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करने में असामान्य रूप से गहरी दिलचस्पी दिखाता रहा है। 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वैश्विक हिंदुत्व का उन्मूलन
नामक कॉन्फ्रेंस कई प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों के समर्थन से आयोजित की गई थी। इस आयोजन में अधिकतर वक्ता कट्टर वामपंथी वैचारिक हलकों से आए थे, जिनमें उग्रवादी आंदोलनों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग, भारत के सभ्यतागत पुनर्जागरण के प्रति खुले तौर पर शत्रु भाव का प्रदर्शन करने वाले टिप्पणीकार और ऐसे कई तथाकथित विद्वान शामिल थे, जिनका हिंदू विरोधी बयानबाजी का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इस पूरे आयोजन में गहरी विडंबना साफ नजर आती थी। एक और सम्मेलन तथाकथित हिंदुत्व इकोसिस्टम पर फासीवाद और सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों के आरोप लगा रहा था, वहीं दूसरी ओर सम्मेलन के प्रचार में खुले तौर पर ऐसे दृश्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया जो उन्हीं विचारधाराओं की याद दिलाते हैं जिनका वह विरोध करने का दावा कर रहा था। प्रचार सामग्री में एक उल्टा हथौड़ा दिखाया गया था जो जोर जबरदस्ती से एक मानव आकृति को जड़ से उखाड़ रहा था। वह आकृति केसरिया वस्त्र पहने एक आरएसएस स्वयंसेवक से काफी मिलती जुलती थी। सम्मेलन के एजेंडे और वक्तव्यों को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो भी सिर्फ आयोजकों की घोर हिंदू विरोधी विचारधारा का पर्दाफाश करने के लिए यह एक अकेला पोस्टर ही काफी था। इस पोस्टर ने एक ऐसे समुदाय का बेहद अमानवीय चित्रण प्रस्तुत किया जो विश्व के एकमात्र देश में बहुसंख्यक है और दुनिया के अधिकांश देशों में एक बेहद छोटी अल्पसंख्यक आबादी है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पश्चिमी अकादमिक जगत कट्टर इस्लामिक उग्रवाद को उखाड़ फेंकने जैसे विषय पर इसी तरह का कोई सम्मेलन स्वीकार करता। यदि ऐसा कोई आयोजन प्लान भी किया जाता तो यह लगभग तय है कि वह मीडिया, नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक वर्ग की ओर से तुरंत इस्लामोफोबिया के आरोपों की चपेट में आ जाता। संभव है कि उसे या तो रद्द कर दिया जाता या शुरुआत में ही मंजूरी न मिलती। यह तुलना बहुत कुछ उजागर करती है। हिंदू समुदाय के मामले में सार्वजनिक हिंदू पहचान और राजनीतिक अभिव्यक्ति के अपराधीकरण को न सिर्फ स्वीकार्य बल्कि कई बार नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताकर पेश किया जाता है। यही रवैया हिंदुओं के प्रति शत्रुता को सामान्य बनाने के लिए वैचारिक जमीन तैयार करता है। इसी पैटर्न की एक और झलक 27 अक्टूबर 2025 को देखने को मिली, जब रटगर्स यूनिवर्सिटी ने हिंदुत्व इन अमेरिका, एन एथनो-नेशनलिस्ट थ्रेट टू इक्वालिटी एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म, अमेरिका में हिंदुत्व, समानता और धार्मिक बहुलवाद के लिए एक एथनो-नेशनलिस्ट खतरा शीर्षक वाली रिपोर्ट पर आधारित एक पैनल चर्चा आयोजित की। अकादमिक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में अमेरिका के हिंदू संगठनों पर व्यापक और बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि हिंदू अमेरिकी संगठन आरएसएस के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं और व्यवस्थित रूप से इस्लामोफोबिया, जातिगत भेदभाव और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। ये दावे किसी ठोस प्रमाणिक आधार पर नहीं, बल्कि वैचारिक अनुमान और गिल्ट बाय एसोसिएशन की रूढ़ि पर टिके हुए थे। हिंदू अमेरिकी संगठनों, समुदाय के सदस्यों और कई अमेरिकी सांसदों, जिनमें भारतीय मूल के सांसद भी शामिल थे, के कड़े विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस कार्यक्रम में हिंदू धर्म और हिंदू मुद्दों की सार्वजनिक व राजनीतिक अभिव्यक्ति पर बड़े बड़े अतार्किक आरोप लगाए गए जो कि न सिर्फ सही थे बल्कि पूरी तरह से बेबुनियाद थे और जिनका वास्तविकता से लेश मात्र भी सरोकार न था, उसी पैनल पर एक भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो स्वयं एक आस्थावान हिंदू हो। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में शामिल हिंदू अमेरिकी संगठनों के अनुसार चर्चा के दौरान असहमति जताने वाली आवाजों को दबा दिया गया। अकादमिक स्वतंत्रता की आड़ में हिंदू विरोधी नैरेटिव रटगर्स लॉ स्कूल के सेंटर फॉर सिक्योरिटी, रेस एंड राइट्स (CSRR) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट हिंदुत्व इन अमेरिका, पश्चिमी समाजों में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए अकादमिक अधिकार के दुरुपयोग का एक बेहद चिंताजनक उदाहरण है।
शोध के आवरण में पेश की गई यह रिपोर्ट एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करती है, जिसमें एक छोटे और असुरक्षित समुदाय को संदेह और वैचारिक शत्रुता की नज़र से देखा जाता है। यह दरअसल अकादमिक जगत को हथियार बनाकर एक खलनायक गढ़ने और सभ्यतागत उन्मूलन को उचित ठहराने का क्लासिक मामला है। हिंदू संगठनों को फांसीवादी या उग्रवादी करार देकर और उनके खिलाफ सख्त निगरानी या कार्रवाई की मांग करते हुए यह रिपोर्ट सीधे तौर पर हिंदू अमेरिकियों के उस अधिकार को कमजोर करती है जिसके तहत वे संगठित हो सकते हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं और नागरिक जीवन में भाग ले सकते हैं। यह चिंता तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम इसे पश्चिमी देशों में तेजी से बढ़ते हिंदू विरोध, हिंदूफोबिया के मामलों के वृहद संदर्भ में देखते हैं। पश्चिमी देशों में चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हिंदू विरोधी मामलों में मंदिरों पर तोड़फोड़ और हमले, घृणास्पद भाषणों में इजाफा और भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा की घटनाएं शामिल हैं। ऐसे माहौल में हिंदू संगठनों को बहुलवाद और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताने वाला शोध महज अकादमिक बहस तक सीमित नहीं रहता। वह संदेह का ऐसा वातावरण रचता है जो पश्चिम में रह रहे एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय को और भी ज्यादा खतरे में डाल देता है। यह रिपोर्ट चिरपरिचित भाषाई ढांचों पर काफी हद तक आश्रित प्रतीत होती है। सबसे प्रमुख दावा यही है कि हिंदू धर्म एक विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आस्था है, जबकि हिंदुत्व उससे अलग और स्वभावतः खतरनाक राजनीतिक विचारधारा है। आगे यह आरोप लगाया गया है कि हिंदुत्व अपनी वैचारिक प्रेरणा 20वीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोपीय फासीवाद से लेता है और फिर उसे बहिष्कारी, सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से मूलतः असंगत बताया गया है। इसी आधार पर रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि हिंदुत्व भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी बहुलवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तर्क के केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नकारात्मक चित्रण है। इस शोध रिपोर्ट में आरएसएस को हिंदुत्व का वैचारिक तंत्रिका केंद्र बताया गया है व उसे एक सैन्यवादी और सत्ताधारी व तानाशाह संगठन के रूप में पेश किया गया है। वीएचपीए, एचएसएस, एकल विद्यालय, इन्फिनिटी फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल जैसे कई हिंदू अमेरिकी संगठनों पर भी कुछ इसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें एक व्यापक हिंदुत्व इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया है। इन आरोपों को आगे बढ़ाने का तरीका भी कई सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट पर आधारित अकादमिक कॉन्फ्रेंस और पैनल चर्चाएं किसी भी हिंदू विद्वान, आस्थावान व्यक्ति या आलोचना झेल रहे संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना ही संपन्न हुई। हिंदू दृष्टिकोणों का यह पूर्ण बहिष्कार तथाकथित बौद्धिक संवाद को एकतरफा अभियोग में बदल देता है। जब प्रतिवाद या वास्तविक संवाद की कोई गुंजाइश ही न छोड़ी जाए, तो ऐसे मंच ईमानदार संवाद की बजाय एक तयशुदा नैरेटिव को मजबूत करने के लिए रचे गए अभ्यास ज्यादा प्रतीत होते हैं। व्यावहारिक रूप से ये अकादमिक प्रतिष्ठा की आड़ में हिंदू विरोधी बयानबाजी के वैध मंच बन जाते हैं। स्टॉप हिंदुद्वेषा द्वारा प्रकाशित एक विस्तृत प्रत्युत्तर इस दृष्टिकोण के गहरे निहितार्थों को सामने लाता है। आलोचना में तर्क दिया गया है कि यह रिपोर्ट ऐतिहासिक रूप से पहचाने जा सकने वाले अमानवीकरण के पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसमें किसी सामूहिक पहचान का दानवीकरण, उसके संस्थानों को अवैध ठहराना, उसकी संस्कृति का विखंडन और आत्मप्रभाषा के उसके अधिकार को पूरी तरह से नकारना शामिल होता है। जब ऐसे मानक अकादमिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं, तो वे नैतिक अधिकार का आवरण ओढ़ लेते हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही नतीजे भी उचित प्रतीत होने लगते हैं। अत्याचार नैरेटिव पर टिकी एक इवेंट्स इंडस्ट्री, यह प्रवृत्ति किसी इक्का दुक्का घटना तक सीमित नहीं है। समय के साथ पश्चिमी अकादमिक जगत ने हिंदू विरोधी अत्याचार साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए एक पूरी की पूरी इवेंट्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। जाति,
हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और तथाकथित ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जैसे विषयों पर कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स और सेमिनार अब आम होते जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी संस्कृति या आस्था का आलोचनात्मक अवलोकन अकादमिक शोध का एक जायज हिस्सा है। लेकिन जब एक ही धार्मिक समुदाय को असमान रूप से बार बार टारगेट किया जाए, तो ऐसे में मंशा और निष्पक्षता दोनों पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। और यह असंतुलन स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अन्य धार्मिक परंपराओं या उनके अनुयायियों की आस्थाओं को लेकर इस तरह की कठोर, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण निगरानी शायद ही कभी देखने को मिलती है। इसके उलट हिंदुओं को बार बार हिंदुत्ववादी के रूप में लेबल कर शर्मसार करने की कोशिश की जाती है। जो हिंदू अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाते हैं, उन पर हिंदुत्ववादी होने का ठप्पा लगा उन्हें वैश्विक नैतिक नैरेटिव्स के अंतर्गत मूल उत्पीड़क के रूप में पेश किया जाता है। यह फ्रेमिंग न सिर्फ वास्तविकता को बुरी तरह से तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करती है, बल्कि पश्चिमी देशों में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक स्थिति के लिए भी एक खतरनाक मिसाल कायम करती है, क्योंकि यह उनके नागरिक जीवन और धार्मिक जीवन के प्रति संदेह को सामान्य बना देती है।